स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। सो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग यानी भाग 9 का जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से 243 सब क्लॉज जेड जी समाविष्ट किया गया। इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है किसमें है? 12वीं अनुसूची में। ओके, तो यहाँ से डाउट क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी संसद द्वारा विधि बनाकर। भारत के संविधान में अनुच्छेद 138, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 138 की, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित संविधान किया गया है। अनुच्छेद 138 में ये व्यवस्था की गई है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? देखिए यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है, यानी लोकसभा सचिवालय की। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। सचिवालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तथा परिसर में आगंतुकों एवं संवाददाताओं के प्रवेश तथा ठहराव आदि की व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है। फ्रेंड, यहाँ से क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 217, ठीक है, यहाँ पे 217 की बात हो रही है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। यहाँ से क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन एवं 11 प्रांतों से 4 चीफ कमिश्नरों के अधीन। 4 प्रांतों यानी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से लिए जाने थे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए। यहाँ से क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संसद में सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, सभी को मालूम होगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी आर्टिकल 108। ठीक, किसी विधेयक पर दोनों सदनों में अध्यक्षता करता है। क्यों? किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, किंतु धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक, लोकहितवाद या जनहित याचिका की अवधारणा मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती, वेरी इंपॉर्टेंट है, और न्यायमूर्ति बीआर कृष्णा अय्यर के द्वारा दी गई है। तो दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने की सही उम्र क्या है? ठीक है, अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 21 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पे देखिए राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति ये आपका नहीं सही होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम, यानी 1966 की बात हो रही है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। सबसे पहले महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में लोकायुक्त पद का सृजन हुआ था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि ऑम्बुड्समैन यानी ये संस्था पहली बार 1809 ईस्वी में स्वीडन में गठित की गई थी। भारत में ऑम्बुड्समैन को लोकपाल, लोकायुक्त कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत में स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव 1966 ईस्वी से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वीडन में ऑम्बुड्समैन की संस्था शुरू हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर नहीं शब्द लगा हुआ है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी दिनेश गोस्वामी समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 2010 में, यानी संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया अनुच्छेद यानी 21 से 21 सब क्लॉज ए जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी नंदा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी राज्य की ऊंची पर्वत चोटी है। ये राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ओके, क्लियर आंसर डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना किस नदी पर है?
तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी भागीरथी और भिलंगना। नोट करते चलिएगा फ्रेंड, ध्यान में रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार वृद्धि होती है। देखिए अब यहाँ पे डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ज्यामितीय क्रम में। टी.आर. माल्थस की पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि 1978 में प्रकाशित हुई, इसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में अर्थात 2, 4, 8, 16, 32 में होती है। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नोट कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रबर की खेती के लिए यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। ये 4 सामने आपके ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी केरल इज ए राइट ऑप्शन। भारत में रबर के उत्पादन में केरल का एकाधिकार यानी जो 90 से 63% रबर का उत्पादन करता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा। ठीक है, तो तीनों स्टेट में भी रबर की खेती होती है, लेकिन अगर पहला नंबर है तो आपका केरल है, इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजकोषीय नीति का भाग वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कर नीति। राजस्व या लोक वित्त सरकार के राजस्व से संबंधित है। इनके विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाली नीति सामान्यतया राजकोषीय नीति या बजटेरी नीति के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत सरकार के सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा इसके प्रबंधन से संबंधित उन नीतियों को शामिल किया जाता है जिनका प्रयोग अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय आय, आंतरिक तथा बाह्य स्थिरता, आर्थिक क्षमता आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी सन 2000 में। ठीक है, विकास प्राधिकरण की स्थापना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विस। यानी साइबर लॉ में डॉस शब्दावली का अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। साइबर क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध के कारण वर्तमान में साइबर लॉ महत्वपूर्ण हो गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो ये एक डिजीज है यानी एक रोग है, तो इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पारद यानी मरकरी। ये रोग पारद विषाक्तता यानी मरकरी पॉइजनिंग के कारण से होता है। इस रोग की पहली बार खोज जापान के मिनामाता शहर में वर्ष 1956, ध्यान दीजिएगा 1956 में की गई थी। इस रोग में मरीज के बोलने तथा सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। फ्रेंड क्लियर यहाँ से। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलस थोरिनजेंसिस का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं फ्रेंड ये बताना आपको। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जैविक कीटनाशक के लिए। समझिए इसको, बेसिलस थोरिनजेंसिस का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये एक भूमिगत जीवाणु है जिसकी खोज जापानी वैज्ञानिक इशिवाटा ने वर्ष 1902, डेटा याद रखिएगा 1902 में की थी। फ्रेंड यहाँ से क्लियर डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। पृथ्वी की सतह से होने वाले विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड रोककर तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, परंतु इसकी मात्रा बढ़ जाने पर पृथ्वी आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएगी
जो पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए खतरे का सूचक है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी मीथेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी सिलिकॉन का यूज हम करते हैं सोलर सेल में। ठीक है, आपने सुना होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कैप्रोलैक्टम। अब हम बात करें, कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक कड़ू मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। ये सरल अणुओं में जिन्हें मोनोमर कहा जाता है कि बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तो टॉप मोस्ट वीडियो आपको टारगेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में मिलते रहेंगे। ये तो पक्का है कि आपका लेखपाल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज के साथ। ओके।